नमस्कार छात्रों, आज हम सब ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स व चक्रीय ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे पूर्व व्याख्यान में मैंने सब ग्रुप के बारे में और कुछ प्रमेय आपको बताई थी। अगर आपने वो व्याख्यान नहीं देखा हो तो कृपया महाविद्यालय के YouTube चैनल पर उसे आप जरूर देखें। आज के व्याख्यान में हम सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं प्रमेय के माध्यम से। सिद्ध कीजिए कि इकाई के nवें मूलों का समुच्चय C0x का एक उपसमूह होगा। मतलब ऐसा दिया हुआ है कोई समुच्चय जो कॉम्प्लेक्स नंबर C0x को बिलोंग करता है और वो इकाई का मूल है। तो इसका मतलब अगर ये मान लिया जाए कि h बराबर x बिलोंग टू C0 सच दैट x की घात n बराबर 1। x की घात n बराबर 1 का मतलब क्या है कि इकाई का nवें मूलों में से कोई एक अवयव ये है, जहां n समिश्र संख्या कहलाएगी। इसका मतलब हो गया h इज सबसेट ऑफ C0x होगा, अर्थात h नॉट इक्वल टू 5। पूर्व में हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि यदि x और y h के अवयव हो और h सबसेट ऑफ g हो जहां g समूह है, तो h g का उपसमूह होगा यदि और केवल यदि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग टू h हो। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि कई प्रमेय जो इफ एंड ओनली इफ के रूप में होती है उसे हम कथन के रूप में कहीं भी प्रयोग में या किसी अन्य प्रमेय को सिद्ध करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। उसी चीज को हम यहाँ उपयोग करेंगे और हम दो अवयव मानते हैं कि x और y h के अवयव हैं। अब अगर हमें h को उपसमूह सिद्ध करना है तो हमें यह दर्शाना होगा कि एक्स वाई इनवर्स भी h का अवयव है। इसके लिए x की घात n बटा y की घात n हमने निकाला, जिसे हम लिख सकते हैं एक्स वाई इनवर्स की होल घात n बराबर 1। ये क्या शो करता है कि ये भी इकाई के nवें मूलों का कोई अवयव है, अर्थात एक्स वाई इनवर्स किसको बिलोंग करेगा? h को। h किसका सबसेट है? C0x का। तो हम ये कह सकते हैं कि h समूह C0x का एक उपसमूह होगा। इसी प्रकार से हमने एक उदाहरण लिया कि कोई एक समूह है C0x, h उसका उपसमूह है या होगा जब h बराबर a प्लस बी रूट 2 हो, जहां a और b q को बिलोंग करते हैं। q मतलब परिमेय संख्याएं हो गई, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब स्पष्ट है कि h सबसेट ऑफ C0x हमें दिया हुआ है, तो हम यह मानते हैं कि x और y h के अवयव हैं। तो स्पष्ट है x बराबर क्या हो जाएगा? a1 प्लस b1 रूट 2 और y बराबर हो जाएगा a2 प्लस b2 रूट 2, जहां पर a1 a2 b1 b2 बिलोंग टू q होगा। और कंडीशन क्या होगी? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 व a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अब हमें कुल मिला के एक्स वाई इनवर्स निकालना है, और वो भी
इस प्रकार से आ जाए कि वो H का अवयव शो हो जाए। H का अवयव कब शो होगा? जब एक्स वाई इनवर्स इस टाइप से आए a प्लस बी रूट टू, और जहां पे a और b बिलोंग टू Q हो, इस टाइप का आना चाहिए। ठीक है छात्रों, अब हम एक्स वाई इनवर्स ज्ञात करते हैं। दोनों के मान रख दिए, एक्स और वाई के। इनवर्स है इसलिए नीचे रख दिया। उसके बाद हम रेशनलाइज करते हैं और हमारे पास ये वैल्यू आती है a1 a2 माइनस 2b1 b2 बटा a2 स्क्वायर माइनस 2b2 स्क्वायर प्लस a2 b1 माइनस a1 b2 बटा हुआ a2 स्क्वायर माइनस 2b2 स्क्वायर रूट 2। तो ये देखो उसी रूप में आता है कि x प्लस वाई रूट 2 रूप आ रहा है, जहां x और y के मान आप देख ही रहे हैं ब्रैकेट्स में जो लिखे हुए हैं। अब कुल मिला के कंडीशंस पे अपन चलें तो a2 स्क्वायर माइनस 2b2 स्क्वायर अगर जीरो है, ये मान लिया, तो a2 बराबर क्या आ जाएगा? रूट 2b2। अब रूट 2 है तो a2 परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि रूट 2 क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। और जबकि हमने क्या माना है? a1 a2 को परिमेय संख्या मानी है। इसका मतलब a2 स्क्वायर माइनस 2b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। सारी कंडीशन ट्रू हो गई h के अवयव होने के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई इनवर्स भी h का अवयव है। और अगर ये h का अवयव है तो ये एक उपसमूह भी होगा। अब हम एक और लेते हैं, मैट्रिक्स रूप में लेते हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स गुणा के लिए G एक समूह है, H उसका कोई सबसेट है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि H G का उपसमूह होगा। यहाँ पे कंडीशंस दे रखी है, G की भी और H की भी। इसी कंडीशन को ध्यान में रख के हम कह सकते हैं कि H इज सबसेट ऑफ G है। अब हमने H के दो अवयव माने, दो मैट्रिक्स मानी नई A और B। हमको डिफाइंड किया A बराबर A1 B1 0 D1 और B बराबर A2 B2 0 D2, जहां पर कंडीशन के हिसाब से A1 A2 B1 B2 D1 D2 वास्तविक संख्याएं हैं और A1 D1 नॉट इक्वल टू 0 और A2 D2 नॉट इक्वल टू 0 है। अब छात्रों, H को सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए, जैसे हमने पूर्व की दो उदाहरणों में किया, हमें AB इनवर्स निकालना पड़ेगा। AB इनवर्स भी अगर H की दी गई परिभाषा के अनुसार आता है तो हम कह सकते हैं कि AB इनवर्स बिलोंग टू H होगा। अब सबसे पहले, क्योंकि अभी पहले वाली जो हमने एग्जाम्पल किए उसमें B इनवर्स एक संख्या थी जिसको हमने 1/B के रूप में लिख दिया, लेकिन यहाँ पर B एक सारणिक है, तो सारणिक या मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो मैट्रिक्स के हिसाब से हमें B इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा। उसका फार्मूला होता है B इनवर्स बराबर एडजॉइंट B बटा हुआ डिटरमिनेंट B। और ये हमने सोल्व पूर्व कक्षाओं में निकाल चुके हैं कि किसी मैट्रिक्स का प्रतिलोम मैट्रिक्स कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है, B इनवर्स बराबर 1/A2 माइनस B2 बटा A2 D2 0 1/D2। अब इसको A से मैट्रिक्स A से गुणा किया, अर्थात AB इनवर्स निकाला। सामान्य मैट्रिक्स गुणन है। मैट्रिक्स गुणन करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है A1 बटा A2, दूसरे कॉलम में A2 B1 माइनस A1 B2 बटा A2 D2, दूसरी रो के पहले कॉलम में 0 और दूसरे कॉलम में D1 बटा D2। यहाँ स्पष्ट है कि A2 D2 नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो हमें परिभाषा दी गई है H की, समुच्चय H की, उसी रूप में ये आ रहा है। तो
स्पष्ट हो गया कि ये ए बी इनवर्स भी एच का अवयव होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि ए बिलोंग टू एच, बी बिलोंग टू एच, इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, जो ये सिद्ध करता है कि एच जी का उपसमूह है। अब हम चक्रीय समूह की बात करते हैं। चक्रीय समूह की परिभाषा इस प्रकार है कि एक समूह चक्रीय समूह कहलाएगा यदि उसमें उपस्थित सभी अवयवों को उसके किसी एक अवयव की पूर्णांक घातों के रूप में व्यक्त किया जा सके। मतलब यह है कि जी में जितने भी अवयव हैं उसे एक ही किसी पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त करें तो वो चक्रीय ग्रुप कहलाएगा और अवयव ए क्या कहलाएगा? जनक कहलाएगा। अब इसको हम सुपरिभाषित ढंग से इस प्रकार कह सकते हैं, यदि किसी ग्रुप जी में एक ऐसा अवयव ए विद्यमान है कि जी का प्रत्येक अवयव एक ही पूर्णांक घातों के रूप में व्यक्त किया जा सके, अर्थात जी ए द्वारा जनित एक चक्रीय ग्रुप होगा और ए को क्या कहलाएंगे? जी का जनक कहलाएंगे। अगर आपकी संक्रिया योग के अंदर दी हुई है तो ये योग का होगा। जैसे जी बराबर यहाँ देख रहे हैं, अगर ए जनक है तो डैश डैश -3a -2a -a 0 a 2a 3a डैश डैश, ये एक चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक ए है। अगर गुणन संक्रिया है तो वो घातों के रूप में आ जाएगा। इस प्रकार से हम एक चक्रीय समूह को परिभाषित कर सकते हैं। अब थ्योरम करते हैं। एक, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन। आबेली का मतलब है कि वो क्रम विनिमय होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि जी एक चक्रीय समूह है और ए उसका जनक है। इसका मतलब क्या हो गया परिभाषा से? एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज एक्सप्रेस इट इज अ पावर ऑफ जनरेटर। तो यहाँ पे जनक क्या है? ए है। अगर हम दो अवयव मानते हैं जी के x और y, तो x बराबर डेफिनेटली a की घात m और y बराबर a की घात n होगा, जहां m और n कोई भी पूर्णांक हो सकता है, बराबर नहीं होगी। m इज नॉट इक्वल टू n, अलग अलग है। तो एक्स वाई निकाला, एक्स वाई का मतलब a की घात m a की घात n आया, घातांक नियम लगाया, a की घात m प्लस n हो गया। हम जानते हैं पूर्णांक योग क्रम विनिमय होता है और m प्लस n बराबर क्या होगा? n प्लस m। तो हमने इसको a की घात n प्लस m लिखा, फिर a की घात n a की घात m लिखा, a की घात n अंडरस्टूड है y है, a की घात m x है तो yx, जो सिंपली शो कर रहा है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली या क्रम विनिमय होता है। मैं आपको यहाँ ये जरूर बताऊंगा कि इसका रिवर्स मतलब प्रत्येक आबेली समूह चक्रीय हो, यह आवश्यक नहीं है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, R प्लस आबेली समूह है परंतु ये चक्रीय समूह नहीं है। अब हम दूसरी थ्योरम की बात करते हैं और ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, यदि A किसी चक्रीय ग्रुप G का जनक है तो A इनवर्स भी उसका जनक होगा। If a generator of a cyclic group G, then A inverse is also its generator। अब हमने मान लिया कि एक ग्रुप है G और उसका चक्रीय समूह है और उसका जनक A है।
अगर x g का अवयव है तो चक्रीय समूह की परिभाषा से हम कह सकते हैं x बराबर a की घात m। m क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रख के हमने x को ऐसा लिखा कि x बराबर a इनवर्स की पावर माइनस m। अब माइनस m को आप कुछ भी लिखें, मान लो n लिख दिया क्योंकि n भी पूर्णांक है, तो x क्या आ गया? a इनवर्स की घात n आ गया, ये मान लें अपन, जहां n बराबर माइनस m है। तो ये क्या शो कर रहा है कि a इनवर्स की पूर्णांक घात भी x है। इसका मतलब क्या हो गया कि x को a इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो ये जनक हो गया। तो अब ये हो गया कि अगर a चक्रीय समूह G का जनक है तो a इनवर्स भी उसका जनक होगा। एक और थ्योरम करते हैं। एक परिमित चक्रीय समूह की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। देखो यहां पे परिमित है। परिमित का मतलब पहले भी बताया जा चुका है कि उस ग्रुप के अंदर संख्याएं आपको पता होगी, सीमित संख्याएं होगी, उनका मान हमें पता होगा। तो हमने मान लिया कि G एक परिमित चक्रीय समूह है और A उसका जनक है, और ये भी मान लिया कि ऑर्डर ऑफ A बराबर n है। अब एक हमने समुच्चय और माना H, जो ऐसा मान लिया A1, A2, A3, A4 डैश डैश बराबर E। तो स्पष्ट है कि Hg का उपसमूह होगा जिसकी कोटि n होगी। अब यहां हो सकता है कि आपका केस फर्स्ट हम माने कि m लेस देन इक्वल टू n। यदि ये मान लें अपन कि a की घात m बिलोंग टू G है तो H इज सबसेट ऑफ G। केस 2 में अगर हम ये मान लें कि m ग्रेटर देन n है तो m बराबर ऐसा मान लेते हैं qn प्लस r है। तो a की घात m क्या होगा? a की घात qn प्लस r। r का मान निश्चित रूप से भागफल विधि द्वारा n से छोटा होगा, 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा। तो हमने लिख दिया कि जहां r 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n है। अब हमने नियम लगाया, a की घात m बराबर लिख सकते हैं a की घात n, m गलत टाइप हो गया, a की घात n की पावर q इंटू a की घात r। a की घात n क्या है? e है, लास्ट में माना अपन ने। कुल मिला के a की घात r बिलोंग टू h आया। a की घात r बिलोंग टू h आने का मतलब क्या हो गया कि g सबसेट ऑफ h हो गया। तो h सबसेट ऑफ g दिया हुआ है, g सबसेट ऑफ h हमने सिद्ध किया है, तो g बराबर क्या हो गया भैया? h हो गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ g बराबर क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ h। ऑर्डर ऑफ h क्या है? n है। n क्या है? ऑर्डर ऑफ a है। तो हम कह सकते हैं कि समूह की कोटि व उसके जनक की कोटि बराबर होती है, लेकिन किसमें? परिमित समूह। अब एक और थ्योरम जो परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह के दो और केवल दो ही जनक होते हैं। हमने ये तो सिद्ध किया था कि अभी चक्रीय समूह के दो जनक होते हैं, अभी हमने पूर्व में सिद्ध किया है ये। लेकिन अब हमें ये सिद्ध करना है कि दो और केवल दो ही जनक होते हैं, उसके अलावा कोई जनक नहीं होता। तो हमने मान लिया कि G एक अपरिमित चक्रीय समूह है जिसका जनक A है। अगर x बिलोंग टू G है तो x बराबर क्या हो जाएगा? a की घात m। m क्या है? पूर्णांक है। वैसे ही हमने जैसे पूर्व में शो किया, x बराबर a इनवर्स की पावर माइनस m, और a इनवर्स भी उसका जनक हो गया। तो ये तो निश्चित हो गया कि a और a इनवर्स उसके जनक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब हम
सबसे पहले तो ये दर्शाएंगे कि ए और ए इनवर्स अलग अलग है, क्योंकि वहां कहा गया है दो और केवल दो जनक होते हैं। तो हमारे पास जनक आ चुके हैं ए और ए इनवर्स। हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये दोनों अलग अलग हैं, या हम विरोधाभास विधि काम में लेते हैं। हम मान लेते हैं कि नहीं, बराबर है, तो ए बराबर ए इनवर्स है। जब ए बराबर ए इनवर्स है तो ए स्क्वायर बराबर ई हो जाएगा साधारण नियम से, और ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया 2। और हमने अभी भी सिद्ध किया है कि चक्रीय समूह की कोटि और जनक की कोटि बराबर होती है, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना आ गया 2। लेकिन हमने अभी सिद्ध माना है कि जी अपरिमित है। ऑर्डर ऑफ जी बराबर 2 आने का मतलब तो हो गया कि जी परिमित है, तो ये हमारी मान्यता के खिलाफ है। तो अर्थात ए बराबर ए इनवर्स नहीं होगा, ये दोनों जनक अलग अलग ही हैं। अब बच्चों हमारे पास ये तो आ गया कि अपरिमित चक्रीय समूह के दो जनक हैं ए और ए इनवर्स। अब हमें यह भी सिद्ध करना पड़ेगा कि इसके अलावा कोई जनक नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमने मान लिया, फिर विरोधाभास माना कि एक ही घात m भी इसका जनक है, और जहां m न तो 1 है न -1 है, क्योंकि 1 और -1 हम पहले ही मान चुके हैं। ये तीसरा जनक माना है हमने एक ही घात m। अब एक ही घात m अगर जनक है और g का a भी कोई अवयव है, क्योंकि a अवयव मान चुके हैं हम पहले, तो इसका मतलब a एक ही घात m की पूर्णांक घातों के रूप में लिखा जा सकता है। ये चक्रीय समूह की परिभाषा है। तो a बराबर क्या आ गया, एक ही घात m, इसकी पावर है जिसको एक ही घात mn घातांक नियम से लिख दिया। कुल मिला के एक ही घात mn-1 बराबर तस्मक अवयव e आ गया, जो ये शो करता है कि ऑर्डर ऑफ a mn-1 है। अगर ऑर्डर ऑफ a mn-1 है तो ऑर्डर ऑफ g भी mn-1 है। m पता है, n पता है, पूर्णांक है माने हुए हमने, 1 भी पता है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ g परिमित आ गया, जो कि हमारी पूर्व मान्यता का विरोध करता है। इसका मतलब एक ही घात m जनक नहीं हो सकता। एक ही घात m उसी अवस्था में जनक हो सकता है जबकि m का मान 1 या -1 हो। अगर ये दोनों मान m के नहीं हैं तो वो इसका जनक नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि चक्रीय समूह के केवल और केवल अपरिमित ध्यान रखना, अपरिमित चक्रीय समूह के केवल और केवल दो ही जनक A और A इनवर्स होते हैं। बच्चों आज के लिए मैं इतना ही आपको बताऊंगा। इसके आगे की जो व्याख्यान है वो मैं अगले टर्म पे दूंगा। आप लोग मेरे दिए हुए व्याख्यानों को नियमित रूप से उन्हें देखें, अध्ययन करें उनका। अगर कोई भी क्वेरी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं, ईमेल पे पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और हाँ, जो आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं उन असाइनमेंट्स को भी आप ईमानदारी से अपना सह परीक्षण करते हुए उसको पूरा करें। सह परीक्षण आप जानते हैं कि बिना किसी को गाइड लिए हुए, बिना किताब देखे हुए एक समय अवधि में उन असाइनमेंट्स को पूरा करें और मेरे को भेजें, जिससे मैं उनको चेक करके उनमें जो कमियां हैं वो आपको बता सकूं। आप स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।